नमक का दारोगा, लेखक मुंशी प्रेमचंद। हम लोग नमक का दारोगा कहानी पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हम लोगों ने इस कहानी को कई छोटे छोटे भागों में पढ़ा है। तो आज की कहानी प्रारंभ करने से पहले हम इस कहानी के पिछले भाग को जान लेते हैं कि अभी तक हमने इस कहानी में क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि मुंशी वंशीधर एक ईमानदार अफसर हैं, जिनकी नियुक्ति एक दारोगा के पद पर होती है। वो दातागंज में आते हैं। दातागंज के प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति पंडित आलोपदीन को वह नमक के कारोबार के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। पंडित आलोपदीन उन्हें कई तरह के प्रलोभन दे करके पैसों के बल पे उन्हें खरीदना चाहता है, किंतु वह असफल रहता है। मुंशी वंशीधर अपने जमादार बदलू सिंह को आदेश देता है कि वह सरकारी हुक्म के अनुसार पंडित आलोपदीन को गिरफ्तार कर ले। वह बहुत विनती करते हैं मुंशी वंशीधर से, लेकिन वह अपने कर्तव्य पद से डिगता नहीं है। वह उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे देता है। पंडित आलोपदीन को लगता है कि अब उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, तो वो वहीं पे मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें पंडित आलोपदीन को गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के अदालत में ले जाया जाता है। दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। यह सारा घटनाक्रम रात्रि के समय में हुआ था। उस समय गांव के सभी लोग सो रहे थे। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। और जब उन्हें पता चलता है कि इस नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति पंडित आलोपदीन को नमक के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, तो गांव के सभी व्यक्तियों के मुख से, चाहे वो बालक हो चाहे वो वृद्ध हो, सभी व्यक्तियों के मुख से यही बात सुनाई देती थी कि अरे यह देखो, पंडित आलोपदीन को तो नमक के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसे देखिए वहीं पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी और हर व्यक्ति पंडित जी के इस व्यवहार पर भला बुरा टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी और एक से एक बातें उनसे जुड़ी हुई लोगों द्वारा कही जा रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। ऐसा लग रहा था कि उसके गिरफ्तार होते ही सारे पाप धुल गए हों। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, यानी पानी को दूध का नाम दे करके बेचने वाला जो दूध वाला था, जो ग्वाला था, और अपनी कल्पना के अनुसार रोजनामचे अर्थात बही खाता भरने वाले जो अधिकारी वर्ग थे, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, यानी जो बिना टिकट के रेल में सफ़र किया करते थे, यात्रा करते थे, ऐसे बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे, अर्थात स्वयं को देवता के समान निर्दोष, निष्पाप,
समझते हुए दूसरों पर आरोप लगा रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, और जब दूसरे दिन पंडित अलोपदीन को गिरफ्तार करके कांस्टेबल ले करके जाता है, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थीं। पंडित अलोपदीन के हृदय में ग्लानि और दुख भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो मिट्टी में मिल रही थी। इस कारण वो शर्म से, लज्जा से गर्दन की झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। और यह जान करके सारे शहर में हलचल मच गई कि यह देखो, पंडित अलोपदीन को एक मामूली दरोगा ने गिरफ्तार कर लिया। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी। कह रहे हैं कि मेलों में भी तो भीड़ होती है, लेकिन इस समय पंडित अलोपदीन को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सबकी आंखें व्याकुल थी। लेखक उदाहरण दे रहा है कि मेलों में भी शायद इतनी भीड़ नहीं होती होगी जितनी इस समय पंडित अलोपदीन को देखने के लिए है। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। भीड़ इतनी थी कि छत और दीवार में कोई अंतर नहीं था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी, लेकिन अभी अदालत में पंडित अलोपदीन नहीं पहुंचे थे। पंडित अलोपदीन इस अगाध वन के सिंह थे। लेखक कह रहा है कि पंडित अलोपदीन इस अगाध वन के सिंह के समान थे। जैसे सिंह वन में अकेला रहता है, वन का राजा रहता है, और सारे लोग उसके बातों को मानते हैं, उसी तरह पंडित अलोपदीन भी था। समाज के हर व्यक्ति उसकी बात को टाल नहीं सकते। अधिकारी वर्ग जो था उनके भक्त थे। अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनकी आज्ञा का पालन करते थे, और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। यानी लेखक कह रहा है कि उच्च वर्ग के साथ साथ समाज के सभी व्यक्ति उनके ऋणी थे। सभी व्यक्ति उनकी जी हुजूरी करते थे, गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, और जैसे ही वो अदालत में पहुंचते हैं, उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़ पड़ते हैं। सभी लोग विस्मित हो रहे थे और सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि आखिर इन्हें कैसे पकड़ लिया गया। इसलिए नहीं कि अलोपदीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। सभी लोग इसलिए आश्चर्यचकित नहीं थे क्योंकि उन्होंने यह ऐसा कार्य किया, सब उनके कार्य से परिचित थे, बल्कि इसलिए लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये कानून के पंजे में कैसे फंस गए, अर्थात ये कैसे कानून के शिकंजे में फंस गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन
और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? लेखक कह रहा है कि ये वंशीधर एक ऐसे मनुष्य हैं जो असाध्य को भी साध्य में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी पैसों के बल पे असंभव कार्य को भी वो संभव में परिवर्तित कर सकते हैं। जिनके पास इतना ढेर सारा धन दौलत है और अपनी बातों से लोगों को अपने वशीभूत कर लेते हैं, मना लेते हैं, ऐसा व्यक्ति कानून के शिकंजे में कैसे फंस सकता है? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। हर व्यक्ति उनके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। पंडित अलोपदीन सब कुछ करके हार चुके, लेकिन अंत में वंशीधर ने उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं, क्योंकि वकील, अधिकारी, सभी लोग उन्हीं के लिए कार्य करते हैं। तो लेखक कह रहा है, बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई कि आखिर वंशीधर को हिरासत से कैसे छुड़ाया जाए। इसके लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया और आज अदालत में जहाँ न्याय मिलता है लोगों को, लोग न्याय की गुहार लगाते हैं, न्याय की मांग करते हैं, उसी न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। वंशीधर अदालत में चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे पास तो रुतबा पैसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास सत्य की पराकाष्ठा थी। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, और अपनी बात को स्पष्ट कहने के अलावा उनके पास कोई शस्त्र नहीं था। गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल। वो चाहते तो लोगों को उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार कर सकते थे, किंतु लोभ के कारण वो भी नामुमकिन था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर खींचा हुआ दिख पड़ता था। यानी उनके सिवा सत्य के और स्पष्ट भाषण की सिवा कुछ भी नहीं था। गवाह के रूप में वो किसी को बोलने के लिए नहीं कह सकते थे, क्योंकि सब लोभ के कारण बोल नहीं पाएंगे। तो मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर खींचा हुआ दिख पड़ा था। वह न्याय का दरबार था। यह वही न्याय का दरबार था जहां लोगों को न्याय मिलती थी, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। लेकिन वहाँ पे काम करने वाले, इस न्याय के दरबार में जो काम करने वाले कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? लेखक करता है, लेकिन पक्षपात और न्याय का क्या मेल है? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी जहाँ लोग सही गलत का निर्णय ना ले सके,
एक ही पक्ष को सही साबित कर दे, दूसरे की बात को ना सुने, ऐसा कार्य जहाँ पे हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हमें न्याय मिलेगी। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया और अंत में वही हुआ जो पंडित अलोपदीन को पूरा विश्वास था। मुकदमा जल्दी ही समाप्त हो जाता है और पंडित अलोपदीन हिरासत से बरी हो जाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सत्य किस तरह से पराजित हो जाता है और धन की पुनः जीत हो जाती है। प्रेमचंद ने इस कहानी में समाज के यथार्थ को प्रस्तुत किया है।